फ्रेंड्स, मेरा नाम गणेश है और आज हम एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन और अनेक क्वेश्चन जानेंगे। एक क्वेश्चन यानी कि सिंगुलर, यानी कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति जब एक होती है तब हम उसे एक क्वेश्चन या सिंगुलर कहेंगे। एग्जाम्पल है बुक और बॉय। वैसे ही अनेक क्वेश्चन, इसका इंग्लिश में होता है प्लूरल। तो जब वस्तु या व्यक्ति एक से ज़्यादा होती है तब हम उसे अनेक क्वेश्चन या प्लूरल कहेंगे। उसका एग्जाम्पल है बुक्स, बॉयज। उसके जैसे दिस, दैट, दिस, दोस्त। जब कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति नज़दीक होके एक ही रहेगी तब हम दिस का यूज़ करेंगे। देखो, दिस पे, दिस इज अ टेबल। समझो टेबल है और मेरे पास है और एक ही रहेगा तब हम उसे दिस यूज़ करेंगे। उसके बाद में दैट, दैट का मतलब भी वह होता है, लेकिन ये समझो कि अगर कोई भी चीज़ या व्यक्ति एक ही है लेकिन मुझसे दूर रहेगी तब मैं क्या करूँगा, दैट का यूज़ करूँगा। उसके बाद में देखो दीज, दीज का मतलब होता है ये। तो कोई भी चीज़ या व्यक्ति जब मेरे पास रहेगी और वो एक से ज़्यादा रहेगी तब हम दीज का यूज़ करेंगे। उदाहरण क्या है, देखो दीज आर टेबल्स। देखो बहुत सारे टेबल्स अगर मेरे पास में रहेंगे तब मैं इसका यूज़ करूँगा, दीज का। उसके बाद में आता है दोज। दोज क्या है, वे। उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जब समझो कि यहाँ पे चेयर्स रखे हैं, 3-4 चेयर्स है लेकिन वो मुझसे दूर है। तो क्या है, अगर मुझसे दूर रहेगी कोई भी चीज़ या व्यक्ति और वो एक से ज़्यादा रहेगी तब हम दिस का यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, दोज आर टेबल्स। अभी जो टेबल्स है वो मुझसे दूर है और वो एक से ज़्यादा है, इसलिए मैं दोज का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम लिखा है। देखो यहाँ पे ये जो इमेज है, यहाँ से देखो ये नज़दीक है और एक ही है, इसलिए मैं दिस का यूज़ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये जो ये पिलर है तो यहाँ से देखो ये बहुत लंबा है एज कम्पेयर टू दिस, और यहाँ पे एक ही है इसके लिए दैट का यूज़ कर रहा हूँ। और ये देखो फिर से ये नज़दीक है और एक से ज़्यादा है, इसके लिए दिस का यूज़ कर रहा हूँ। और ये बहुत लंबा है और यहाँ पे ये एक से ज़्यादा है, इसके लिए मैं दोज का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश का जो सेंटेंस है वो कैसे बनता है। तो उसके लिए क्या क्या लगता है, उसके लिए लगता है एस, एस वी, वी और वो। अभी ये एस, एस वी, वी और वो क्या है, देखो एस मतलब सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट, और उसे हम कर्ता कहते हैं। उसके बाद में आता है सहायकारी क्रियापद, इसे हम सपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग वर्ब। इसका ही मतलब है सपोर्टिंग वर्ब, मतलब एस वी, एस वी। उसके बाद में आता है क्रियापद। अभी क्रियापद मतलब क्या है, खाना पीना, बैठना, उठना, नाचना, यह सब क्रिया है। जो भी क्रिया होती है या जो भी कार्य होता है उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब। तो उसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, क्रियापद। तो ये हो गया हमारा क्रियापद। उसके बाद में कर्म। तो देखो कर्म जो है वो कैसे हम समझते हैं, जब कर्ता, सपोर्टिंग वर्ब और क्रियापद ये मुझे वाक्य में मिल जाता है तो उसके बाद में जो बचा हुआ सेंटेंस रहेगा वो हमारा कर्म रहेगा। तो देखो हम एक एक करके इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो कर्ता मतलब क्या है, कर्ता मतलब कार्य करने वाला, जो वाक्य में कार्य करता है। मतलब कौन कार्य करेगा, तो ये देखो आई रहेगा मतलब मैं, वी मतलब हम सब, उसके बाद में यू मतलब तुम या आप, उसके बाद में ही मतलब वो, ये लड़के के लिए आएगा। उसके बाद में शी, ये लड़की के लिए आएगा, वो लड़की, ठीक है। उसके बाद में नेम। अभी देखो नेम में क्या होता है, कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु रहेगी या आदमी का भी नाम हो सकता है नेम में। जैसे कि कोई कार है तो वो भी एक नाम है, जैसे कि कोई पेड़ है तो वो भी एक नाम है। तो वैसे मैं यहाँ पे राजू लिखा है। तो देखो नेम में सिंगुलर या प्लूरल दोनों भी नाम आ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि राजू है, ये सिंगुलर नाम है। बॉयज अगर आ गया तो लड़के, इसका मतलब वो अनेक वचन हो गया। तो नेम में एक वचन या अनेक वचन नाम दोनों भी आ सकता है। लेकिन मुझे कहना क्या है कि जब ये कर्ता या सब्जेक्ट होता है तो अगर वो कार्य करता है वाक्य में तो डेफिनेटली वो सब्जेक्ट या उसे हम कर्ता कहेंगे। तो देखो ये जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो इन्हीं में से ही कुछ रहेगा। 90% ये सब यही रहेंगे, आई, वी, यू, ही, शी। और उसके बाद में आता है, यहाँ पे मैं ईट भी लिखता हूँ, ईट,
उसके बाद में दे, ये भी आता है। उसके बाद में आएगा नेम। देखो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, नेम। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 सब्जेक्ट्स हैं। तो यही हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो वाक्य में कार्य करते हैं, इसलिए हम उसे कर्ता या सब्जेक्ट्स कहते हैं। उसके बाद में देखो सहायकारी क्रियापद। अब ये क्या होता है, तो देखो सहायकारी क्रियापद कौन से हैं, इज, एम, आर। इन सब का मतलब होता है, हु, ऐसे आता है। उसके बाद में वॉज, वेयर, इसका मतलब होता है था, थी, थे। उसके बाद में आता है शाल, विल, इसका मतलब होता है करूँगा, जाऊँगा, ऐसे होता है। तो इन सब का जो मीनिंग है वो तुम्हें याद रखना है। इज, एम, आर ये वर्तमान काल में यूज होता है, वॉज और वेयर ये भूतकाल में यूज होता है, और शाल, विल ये भविष्य काल में होता है। वैसे ही हैव और हैज ये वर्तमान काल में यूज होता है। उसके बाद में हैड ये भूतकाल में यूज होता है। डू और डज ये वर्तमान काल में, सादा वर्तमान काल में इसका यूज होता है, और डिड ये सादा भूतकाल में यूज होता है। देखो ईज जो है, ईज देखो अभी ये समझने वाली बात है। ईज जो है, जब कोई भी जो सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट कौन आएगा, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, नेम। तो जब सब्जेक्ट एक वचन रहेगा लेकिन वो आई नहीं होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट अगर एक वचन है तब यूज आएगा। उसके बाद में अगर सब्जेक्ट आई है तो एम आएगा। वर्तमान काल का मैं बात कर रहा हूँ, ये तीनों भी वर्तमान काल के हैं। उसके बाद में आर कब आएगा, यू और अनेक वचन अगर सब्जेक्ट या करता रहेगा तब आर आएगा। उसके बाद में वॉज कब आएगा, जब एक वचन करता रहेगा तब वॉज आएगा। वेयर कब आएगा, जब यू और अनेक वचन करता रहेगा, मतलब सब्जेक्ट ये अगर अनेक वचन है तब वेयर आएगा। और ये शाल और विल, वैसे तो शाल का यूज नहीं होता है, लेकिन शाल जो है वो आई और वी के साथ में आता है, और विल जो है वो सब के साथ में आता है। मतलब आई और विल इसके साथ तो आएगा ही, लेकिन बाकी सबके साथ में विल ही आएगा। उसके बाद में हैव जो है ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट छोड़ के बाकी सबके साथ में आता है। तो थर्ड पर्सन और सिंगुलर क्या है, देखो ही, शी, इट और सिंगुलर नाम ये मेरे थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, तो इनके साथ में हैव कभी नहीं आएगा। तो हैव कभी आएगा ये छोड़ के, मतलब ही, शी, इट और सिंगुलर नाम छोड़ के, ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, इसलिए ये छोड़ के बाकी सब के साथ हैव आएगा। और हैज कब आएगा, ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ में आएगा। ये कब आएगा, थर्ड पर्सन और सिंगुलर, मतलब क्या है, कौन सा थर्ड पर्सन सिंगुलर, एक, ये दो, ही, शी, ईट और ये आएगा दे। उसके बाद में राजू, देखो इनके साथ में हैज आएगा, बिकॉज ये देखो वर्तमान काल का मैं बात कर रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये वर्तमान काल का बात हो रहा है। उसके बाद में हैड कब आएगा, हैड भूतकाल में यूज होता है, तो ये जो है हैड वो सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड आएगा, लेकिन ये भूतकाल में यूज होता है, ये हमें अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद में डू और डज, देखो अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और एक क्वेश्चन रहेगा, मतलब ये वाले जो मैंने राउंड किए हैं, अगर वो थर्ड पर्सन और एक क्वेश्चन रहेगा तब डज आएगा, और अगर थर्ड पर्सन और एक क्वेश्चन नहीं रहेगा तब हम डू यूज करेंगे। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग यूज करते हैं, सादा वर्तमान काल। उसके बाद में डिड, ये जो है ना ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है, तो ये सभी जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स है उनके साथ में आता है, और ये सिंपल पास्ट टेंस में उसका यूज होता है। तो ये हो गया हमारा सपोर्टिंग वर्ब, या इसको हम लोग सहायकारी क्रियापद हिंदी में कहते हैं। उसके बाद में क्रियापद, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई भी क्रिया मतलब खाना पीना, बैठना, उठना, नाचना, ये सब क्रियाएं हैं, ये सब काम है, तो इसे एक्शन वर्ड भी कहते हैं। तो हम इसे क्या बोलेंगे हम, वर्ब। तो इम्पोर्टेंट क्या है, ईट, टॉक, स्पीक, रन, लाइक दैट। हमें जो इंग्लिश के जो एक्शन वर्ड्स है जिनमें हम क्रिया करते हैं, कोई भी क्रिया, जैसे कि खाना पीना, बैठना, उठना, नाचना, इन सबको हम वर्ब या क्रियापद कहेंगे। उसके बाद में देखो कर, देखो कर्ता, सहायकारी क्रियापद और क्रियापद, ये तीनों छोड़ के मेरा जो बचा हुआ सेंटेंस रहेगा वो मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कर। ये अगर आप ये कर्ता, सहायकारी क्रियापद और क्रियापद ये अगर आप ढूंढ लोगे सेंटेंस में,
तो मेरा जो बचा हुआ सेंटेंस रहेगा डेफिनेटली वो हमारा कर्म या ऑब्जेक्ट रहेगा। तो देखो उसके बाद में हम अभी एस, एस वी, वी और वो सीखे। उसमें कर्ता आता है, सपोर्टिव वर्ब आता है, उसके बाद में क्रियापद आता है, उसके बाद में क्या आता है, कर्म आता है। तो ये हमारा सूत्र है। ये बेसिकली देखो इसमें भी आपको क्या सीखना है कि देखो कुछ सेंटेंस में एस, वी और वो ही आएगा, कुछ सेंटेंस में आएगा एस, एस वी और वो आएगा, कुछ सेंटेंस में आएगा एस और एस वी आएगा, लेकिन कुछ सेंटेंस में ऐसे भी आ सकता है एस और वी ही आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सब एक सेंटेंस में आएगा तभी मेरा सेंटेंस बनेगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ, कभी कभी आएगा एस प्लस वी प्लस ओ, कभी कभी आएगा एस प्लस एस वी प्लस ओ, ऐसे आता है। कभी कभी आता है एस प्लस वी, ऐसे भी आता है। तो ये ऐसे भी होता है, लेकिन बेसिकली मैंने एक 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 सूत्र बना दिया है जिसमें कि ये सब आ रहा है। इसलिए तुमको यही सीक्वेंस में कोई भी सेंटेंस लिखना है, तभी वो सेंटेंस आपका बरोबर आएगा। तो देखो ये हो गया हमारा एस, एस, वी, वी और वो का अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं। देखो ये जो है इसे हम आर्टिकल्स बोलते हैं। ये क्या है, आर्टिकल्स। देखो आर्टिकल्स है ये। तो ए कब हम यूज़ करते हैं, जब कोई भी चीज़ या व्यक्ति एक रहेगी तो उसके पहले हम ए का यूज़ करेंगे। देखो अ बॉय, अ बुक, देखो ए एक ही है और ये एक वचन है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। उसके बाद में देखो एंड कब यूज़ करते हैं, जब कोई भी जो शब्द या कोई भी ये जो वर्ड है इसका जो है ना स्टार्टिंग अगर स्वर से होता है। स्वर कितने हैं हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर इनसे अगर ये शब्द का अगर स्टार्टिंग हो रहा है तो उससे के पहले हम क्या करेंगे, एंड का यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे एन एक लिखा है और यहाँ पे एन आई लिखा है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये एक वचन ही होना चाहिए। अगर ये मैं यहाँ पे मैं इसको एस करूँगा तो ये यहाँ पे एन नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वचन होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एस करता हूँ तो यहाँ पे द लगेगा, क्योंकि उसका कंडीशन अलग है। दोनों का कंडीशन क्या है, एक वचन होना चाहिए। और ये स्वर जो है ए, ई, आई, ओ, यू, ये इंग्लिश के जो 26 अल्फ़ाबेट्स है उसमें ये जो ए, ई, आई, ओ, यू है, ये हमारे स्वर है, उसको वोवेल्स बोलते हैं। और बाकी जो 21 जो लेटर्स है उसको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, वो हमारे स्वर नहीं है। लेकिन इनसे अगर स्टार्टिंग हो रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर मेरा उच्चारण अगर स्वर से हो रहा है तो डेफिनेटली उसके पहले एन ये आर्टिकल आएगा। उसके बाद में देखो द कब आता है, जब कोई भी चीज़ या वस्तु या व्यक्ति एक से ज़्यादा रहेगी तब हमें द का यूज़ करना है उसके पहले। या कोई भी विशेष नाम, जैसे कि ताजमहल रहेगा, हिमालय रहेगा, या कोई भी ऐसा बड़ा रहेगा जो यूनिक है या विशिष्ट नाम है, तो उसके पहले भी हम द का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। सो डेफिनेटली आप सबको ये वीडियो जो है इम्पॉर्टेंट है, तो आप सबको ये वीडियो बार बार देखनी है। और यही अगर आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा तो डेफिनेटली आपको आने वाले जो वीडियोस है वो बहुत इंफॉर्मेटिव रहेंगे, और वो बहुत आपका जो नॉलेज है इंग्लिश के बारे में वो डेफिनेटली इसके थ्रू आपका बढ़ सकता है। और इंग्लिश बोलने के लिए आपको इन सभी चीज़ों का याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को बार बार देखो, सो दैट आपको ये एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और जब आप इंग्लिश सीखना चाहोगे या जब भी आप इंग्लिश बोलोगे, डेफिनेटली इस वीडियो का आपको हेल्प होगा।